I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video, we will be learning about the 70th chapter of the Indian Polity series, which is based on the Lakshmikant book, right? So it is a very important resource as far as the civil services examination is concerned. चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिसोर्स है। लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है अगर आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, किसी भी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ में मैं बता दूं कि इन क्लासेस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है। वैल्यू इसलिए है बिकॉज अगर आप पूरी बुक पढ़ने जाओगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग होगा, शुरू में आपको थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक ऐसा सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि वीडियो के थ्रू मिल रहा है आपको, जिसमें एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। और साथ में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा लास्ट में, ताकि आपको नोट भी ना बनाना पड़े। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिना किसी माइन्यूट पॉइंट को छोड़े हुए मैं इस सीरीज को कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस बेनिफिट को अगर आप लेना चाहते हो तो पीडीएफ जरूर लेना। पीडीएफ इम्पॉर्टेंट है, नोट आपको अगर चाहिए तो पीडीएफ लेना पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप टाइम कितना भी वेस्ट कर लो, बहुत मेहनत लगता है इसमें पीडीएफ नोट बनाने में, ठीक है। आप खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपको मिल जाए, ये देखो कितना मैं इसके पीछे सोच है। मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको नोट में दे रहा हूँ। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, दोबारा वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, बस एक बार लेके आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ये तो करना ही करना है। कर देखते हो और छोड़ के चले जाते हो ऐसे ही, ये नहीं करना, आपको इस चैनल से जुड़ना होगा। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी मेरी सीरीज होगी उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लाइकवाइज एक मेरी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज है जहाँ पे मैंने कंप्लीट इकोनॉमिक्स को कवर कराया है। यहाँ पे रेफरेंस मैंने रमेश सिंह का बुक का लिया है। तो इस सीरीज का फायदा ये है कि आप एक बार इसको देख लेते हो, 5 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखोगे तो, एफर्ट के साथ देखोगे तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। साथ में पीडीएफ ले लेना है। और भाई साहब अगर आपने 2, 3 या 4 बार पीडीएफ को रिवाइज कर दिया ना, तो मेरी गारंटी जो एक भी आपको छूट जाए क्वेश्चन, करंट देखो रोज बदलता रहता है, अब करंट की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन बेसिक अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो करंट भी समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो घंटा कुछ नहीं समझ आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए भाई ये बात मानो मेरी, और ये सीरीज देखो और पीडीएफ भी लो, ये जरूरी है। कहने का मतलब है बोल दिया कि तैयारी करता हूँ, सबको हल्ला करते हो गए कि मैं पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ, लेकिन अगर यार रियली मेहनत करते हो तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें हेल्प मिल जाता है तो यू शुड थैंकफुल टू मी। इसमें मैं कोई अपना वो नहीं मांग रहा हूँ थैंक्स के जरिए मैं अपना हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ, बट यू शुड एक्चुअली, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। टीचर का थैंकफुल तो हमेशा ही स्टूडेंट्स रहते ही रहते हैं, ठीक है। मैं भी किसी का थैंकफुल हूँ जिसने मुझे गाइड किया, जिसने मुझे पढ़ाया, ठीक है। एनीवे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, तो ठीक है। 17th चैप्टर को मैं बिगिन कर रहा हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे हम सबसे पहले तो समझो पढ़ क्या रहा है, रोल ऑफ रीजनल पार्टी। देखो 1967 तक, 1967 ये याद कर लो, ये एक ऐसा ईयर था जिस समय चौथी विधानसभा समाप्त हुई, ठीक है। 1967 तक कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में, मतलब ये वन पार्टी रूल चलता था, सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट्स में भी कांग्रेस। लेकिन ये ट्रेंड बदला जब राइज हुआ रीजनल पार्टीज का, रीजनल पार्टीज जन्म लेना शुरू कर दिया इन्होंने, और इन्होंने भाई साहब कांग्रेस का जो एक छत्र राज था उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसको गिरा के रख दिया। आज की डेट में कांग्रेस क्या है देख सकते हो। एनीवे फीचर समझो, अब इसका फीचर क्या होता है रीजनल पार्टियों का। इट ऑपरेट्स विद इन ए पार्टिकुलर स्टेट और स्पेसिफिक रीजन। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं जदयू का दूं, जदयू बिहार की एक पार्टी है, ठीक है, बिहार की एक पार्टी है,
और ये रीजनल लेवल पे काम करती है, मतलब बिहार और बिहार के आसपास कुछ मतलब जो मतलब स्टेट्स हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा इलेक्शन लड़ लेती है, लेकिन ये रीजनल है, मतलब कि बिहार में इसका वर्चस्व है, थोड़े बहुत अगल बगल के एरिया में भी अपना थोड़ा सा होल्ड रखती है, लेकिन ये पार्टी रीजनल तो है, इंटरेस्ट इसका पर्टिकुलर स्टेट में या फिर स्पेसिफिक रीजन में है, लेकिन भाई साहब इसके इसके महत्व को आप कम नहीं आंक सकते, बिकॉज कई बार ये सेंटर में सरकार बनाने में हेल्प करती है। ये सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली जदयू, जो रीजनल पार्टियां होती है, बट इनका जनरली इनका जो वर्चस्व होता है वो स्टेट और स्पेसिफिक रीजन में होता है। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट। इट आर्टिकुलेट्स रीजनल इंटरेस्ट। तो ये पार्टियां क्या आर्टिकुलेट करती हैं, ये रीजनल इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करती हैं, दोज विच आर बेस्ड ऑन द कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप। अब जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन बीएसपी जो है, बहुजन समाज पार्टी जो है, ये क्या करती है, ये दलितों की बात करती है। तो क्या है, पार्टिकुलर एक एरिया, एथनिक ग्रुप इसने चुन लिया है, दलित, इसी के बेसिस पे लड़ाई लड़ते रहती है। तो ये इनका एक रीजनल इंटरेस्ट दिखाने का तरीका होता है। इसका वोटिंग शेयर भी इधर से ही आता है, दलितों से ही आता है। ठीक है, वोट्स जो लोग करते हैं दलित ही मैक्सिमम रहते हैं ऐसी पार्टियों के, या फिर जो भी रीजनल पार्टियां, कुछ कल्चरल पार्टियां भी बनती हैं, कल्चर के बेस पे बनती हैं। ठीक है, वैसी भी पार्टियां होती हैं जिनका नाम जैसे आपने सुना होगा, एक कई सारे ऐसे नाम आपको मिल जाएगा जो कल्चर के बेस पे होते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे बेसिकली यूज टू एक्सप्लॉइटिंग द लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज मतलब कि स्टेट में ही या फिर रीजन में जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज है उसी को एक्सप्लॉइट करती है। नेशनल लेवल पे एक्सप्लॉइट करने की उनको कोई जरूरत नहीं होती है। दे बेसिकली फोकसेस ऑन द लोकल और रीजनल इशूज। ठीक है, लोकल और रीजनल इश्यूज पे ही काम करती है। जैसे कि मान लो कि कहीं सूखा पड़ रहा है तो रीजनल है। मान लो कोई बाढ़ पे राजनीति कर रहा है, बिहार में खूब बाढ़ आता है, ठीक है, महाराष्ट्र में खूब सूखा पड़ता है, यूपी के बुंदेलखंड रीजन में खूब सूखा पड़ता है, ये पार्टियां इन पे राजनीति करती हैं, रीजनल इश्यूज को उठाने की कोशिश करती हैं। बिहार में एक और चीज होता है, बिहार राज्य को स्पेशल राज्य दर्जा दिलाने का लड़ाई चलता रहता है। तो ये क्या है, वोट अपना ये मुद्दों पे लड़ाई लड़ती हैं और इसी पे जीत के भी आती हैं। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मुद्दों पे लड़ना और उसके लिए पॉलिटिक्स में आना। ठीक है, पॉलिटिक्स एक अच्छा शब्द है, बुरे शब्द में मत लेना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं पॉलिटिक्स हो रहा है। यार, पॉलिटिक्स बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, वार हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। पॉलिटिक्स वैसे ही हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालता है। पॉलिटिक्स से बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कहते हैं ना पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। ठीक है, कहने वाले ने कह दिया है, इसमें बहुत कुछ होता भी है बुराइयां हैं, लेकिन पॉलिटिक्स शब्द गंदा नहीं है। समाज में कई सारे काम पॉलिटिक्स की वजह से होते हैं, बहुत सारा अचीवमेंट पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिक्स शब्द बुरा नहीं है, पहले बात समझ लो। ठीक है, पॉलिटिक्स ये सब अच्छे शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पावर एट द स्टेट लेवल। दे वांट टू अचीव द पॉलिटिकल पावर एट द स्टेट लेवल। इनका एक और फीचर होता है, ये क्या करना चाहती है, पॉलिटिकल पावर बनाना चाहती है। कहाँ पे, स्टेट लेवल पे। ठीक है, इनका इंटरेस्ट सेंट्रल लेवल पे आना नहीं होता है। सेंट्रल लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या चाहती है सेंटर से, कि भाई हमें खुद के स्टेट को ऑटोनॉमी दो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हो, चाहे और अलग तरीके की ऑटोनॉमी। तो ये ऑटोनॉमी चाहती हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट रहता है कि भाई स्टेट में चुनाव जीत के आया जाए, ना कि सेंटर में। तो स्टेट के लिए लड़ती हैं ये। नेक्स्ट स्टेप, दे हैव पॉलिटिकल डिजायर फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ देयर स्टेट इन द इंडियन यूनियन। ये बात अभी मैंने समझा दी है। ठीक है, ये क्या चाहते हैं, दे वांट ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी। मतलब कि बिहार चाहता है कि मुझे दे दो भाई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दे दो, ऐसी ऑटोनॉमी ये ढूंढती हैं। ठीक है, तो ये चीज के लिए ये लड़ते रहती हैं। देयर डिजायर, देयर पॉलिटिकल डिजायर ऑफ ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी इज देयर इन द इंडियन यूनियन। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल पार्टीज। इसको अगर डिवाइड किया जाए पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक एक करके देख लेते हो 4 भाग क्या क्या है। सबसे पहला है, ठीक है, 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है बेस्ड ऑन द रीजनल, कल्चरल और एथनिसिटी। वैसी रीजनल पार्टियां जो कि बनी ही हैं किस दम पे, रीजनल कल्चर पे।
एथनिसिटीज, जैसे शिरोमणि अकाली दल पंजाब की है, ठीक है, सिखों की पार्टी कहते हैं इसको, सिख इसमें बहुत ज्यादा आता है, अकाली दल, ठीक है। ये एक और चीज बता दो, अकाली दल हमारे देश की दूसरी ओल्डेस्ट पार्टी है, कि कईयों को ये भी नहीं पता होगा। पहली क्या है, कांग्रेस है, दूसरी क्या है, अकाली दल है। अकाली दल अब हालांकि बात अलग है कि इसके कई सारे फैक्शन बन चुके, कई सारे गुटों में बट गई है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसे फुट के आई हैं, ठीक है। बट शिरोमणि अकाली दल इज द सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी, एक इंफॉर्मेशन नोट कर लेना। एनीवे मैं कह रहा हूँ कि रीजनल कल्चर और एथनिसिटी दिखाती है ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जम्मू की है, ठीक है, उमर अब्दुल्ला का नाम सुना होगा, है ना, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। डीएमके ये भी साउथ की है, ऑल इंडिया ADMK, ठीक है। तेलुगु देशम, तेलुगु कल्चर को, वहाँ की एथनिसिटी को दिखाने की कोशिश करता है। शिवसेना महाराष्ट्र की, असोम गण परिषद असम की, मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो जो ट्राइब्स है मिजोरम में उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। देन झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन और इन सब की ये पार्टी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहला कैटेगरी हमने देख लिया, दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे। सेकेंड कैटेगरी ऑफ रीजनल पार्टी आर द पार्टीज विच हैव एन ऑल इंडिया आउटलुक बट लैक ए नेशनल इलेक्टोरल बेस। ये इनका बात समझो, इनमें क्या है। ऐसी पार्टियां जो नेशनल आउटलुक रखती हैं, वो चाहती हैं कि देश भर में उनका जो एजेंडा है चले, पॉलिटिकल एजेंडा, और देश भर में उनकी पकड़ हो, उनकी पार्टी जीत के आए, लेकिन उनका इलेक्टोरल बेस रीजनल हो जाता है, ठीक है। नेशनल लेवल पे इनको सपोर्ट ही नहीं मिलता, इनको इलेक्टोरल बेस नेशनल लेवल पे नहीं मिलता। इसका एक अच्छा एग्जांपल इंडियन नेशनल लोकदल, INLD जिसको बोलते हैं। देन एक अच्छा और एग्जांपल इंडियन नेशनल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी यूपी वाली, ठीक है। क्या रखती है, आउटलुक रखती है ऑल इंडिया के लेवल की, लेकिन है क्या, यूपी में लिमिटेड है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी, द रीजनल पार्टीज विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिट इन नेशनल पार्टीज, जैसे कि कांग्रेस से फुट के कई सारी पार्टियां बनी, बांग्ला कांग्रेस, ठीक है, भारतीय क्रांति दल, उत्कल कांग्रेस, केरल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र प्रजा समिति। ये सब क्या है, ये सब कुछ जनता पार्टी दल से टूटी, जैसे कि बीजू जनता दल, ठीक है। ये सब नेशनल पार्टियों से टूट के बनी है। राष्ट्रीय जनता दल, जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, YSR कांग्रेस एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी पार्टियां फुट के बनी है, ठीक है, नेशनल पार्टीज। फूट के मतलब टूट के भी समझ लो, ठीक है, अगर फूट के नहीं समझ में आ रहा है मतलब फूट के जो भी है। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी है, आई थिंक चौथी कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं, द पार्टीज, द रीजनल पार्टीज विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल लीडर्स, जिनमें कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होता है। एक ही बंदा पार्टी खड़ी कर देता है, जो कहते हैं कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, ठीक है। एक बंदे के दम पे पार्टी बन जाती है, जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, या फिर लोजपा भी इसको कहते हैं, हरियाणा विकास पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस आई, ठीक है। ये सब ऐसी पार्टियां हैं जो कि कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से बनी है। इनका लाइफ थोड़ा कम होता है, ठीक है, इनका लाइफ शॉर्ट लिव्ड होती है, बिकॉज एक ही बंदे के ऊपर कब तक पार्टी चलाओ, टूट जाएगी, वो बंदा गया सब खत्म, ठीक है। बट ये पार्टियां बनती हैं, ये भी एक कैटेगरी में आता है, ठीक है। आई होप कि ये सब बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। देन नेक्स्ट इज द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। कैसे रीजनल पार्टी की उत्पत्ति हुई, क्या कारण थे, मल्टीपल रीजन निकल के आता है यहाँ पे, जैसे कि कल्चरल एंड एथनिक प्लूरलिज्म। तो हमारी कंट्री में आपको बता दूं कि डाइवर्सिफाइड कंट्री है हम लोग, हमारी कंट्री बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। यहाँ हर 17 किलोमीटर पे कल्चर, फूड और सब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत तरीके के लोग रहते हैं, कल्चरल एंड एथनिक प्लूरलिज्म हो जाता है। कहीं कुछ लोग कल्चरल लोग एक अपना प्लूरलिज्म बना देते हैं, कहीं कुछ एथनिक कम्युनिटी वहाँ की, जैसे कि मिजो एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, बोडो एक एग्जांपल है, बोडो, मिजो, ये सब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, ठीक है।
ये सब क्या इथनिक प्लूरलिज्म बना लेती हैं। भाई ये मिजो वाला सोचता है कि मिजो से रिलेटेड क्यों ना पार्टी बनाया जाए, बोडो वाला सोचता है बोडो फ्रंट बना दो, एक ऐसा बना दो जो पार्टी हमारे लोग हमारी बातों को सुने लोग। तो इस वजह से भी रीजनल पार्टियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड रीजनल इम्बैलेंसेस इन डेवलपमेंटल प्रोसेस। होता क्या है, सरकार डेवलपमेंट तो करती है, जीडीपी बढ़ता तो है। अभी ये बात अलग है कि अभी जीडीपी एकदम ड्रास्टिकली गिरा है ठीक है, अभी का नहीं कहेंगे, लेकिन जनरली क्या जीडीपी बढ़ता रहता है ना। अब देखो थोड़ा सा पेंडेमिक हो गया और कई बार सरकार का भी फेलियर कह सकते हो, लेकिन जब जीडीपी ग्रो होता है तो क्या उसका जो फ्रूट है सबको मिलता है स्टेट लेवल पे। कुछ स्टेट ज्यादा तरक्की कर चुकी है, कुछ कम, क्यों भाई? ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, रीजनल इम्बैलेंसेस, कई बार पॉलिटिकल विल कई सारी पार्टियों का ऐसा होता है कि पर्टिकुलर रीजन पे फोकस करती हैं और कुछ रीजन छूट जाती हैं। इस वजह से भी जो छूटी हुई रीजन है वो चाहती है कि हमारा भी कोई बात तो रखो यार, हम इतने पिछड़े क्यों, हम भी अपनी पार्टी बनाते हैं। ठीक है, ये भी कारण है रीजनल पार्टियों के जन्म का। नेक्स्ट है डिजायर टू मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी। दे वांट टू मेंटेन ए सेपरेट आइडेंटिटी बेसिस ऑन द हिस्टोरिकल फैक्टर। जैसे कि कई सारी पार्टियां हैं जो सेपरेट आइडेंटिटी मानती हैं, शुरू से उनका इतिहास ऐसा रहा है कि वो मिंगल अप नहीं होना चाहती, वो चाहती है कि हमारी आइडेंटिटी सेपरेट रहे। नेक्स्ट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ डिपोज्ड महाराजा जमींदार। तो हमारे कंट्री में डिपोज्ड राजा महाराजा जमींदार रहे। ब्रिटिश टाइम पे क्या है, रजवाड़ों में कंट्री बटी हुई थी, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ब्रिटिश खत्म, ये भी खत्म, इनको मिला लिया गया जबरदस्ती, कुछ को कुछ से साइन करा के, कुछ को पुलिस सेक्शन से मिला दिया गया। ठीक है, लेकिन इनका इंटरेस्ट आज भी रहता है। तो कुछ राजा जमींदार वगैरह क्या करते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कारण है। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स इन अचीविंग द एस्पायरेशंस ऑफ रीजन। रीजनल एस्पायरेशंस को अचीव करने में अगर नेशनल पॉलिटिक्स फेल हो जाता है तो भी कई बार रीजनल एरिया के लोगों को मन में आता है, नेताओं के मन में आता है कि क्यों ना अपनी पार्टी बना दी जाए ताकि हमारा एस्पायरेशन को हम ही लोग पूरा करें। ठीक है, ये भी कारण है। नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था 1956 में। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था, तो इस समय भी लैंग्वेज के दम पे कई सारी पार्टियां बनी। ठीक है, नेक्स्ट है कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। फैक्शनल फाइट्स विद इन द लार्जर पार्टियां, तो कांग्रेस एक अच्छा एग्जांपल। कांग्रेस से कांग्रेस से कई सारी पार्टियां टूट के बनी, क्योंकि कांग्रेस में पता होगा आपको, तो क्या बताऊं कि क्या चलता है, वंशवाद तो चलता है, परिवारवाद तो चलता है, फैक्शनल फाइट्स होते रहते हैं इसमें। जैसे कि कई बार अभी भी सुना होगा आपने, अभी लेटेस्ट क्या था, कमेंट करके बताना कि क्या फैक्शन में लड़ाई हुई। एनीवे, फैक्शनल फाइट्स की वजह से भी रीजनल पार्टियों का जन्म होता है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस शुरू में इमरजेंसी कब आई थी, 1975 में कांग्रेस की वजह से आई थी। सिंपल सी बात, सबको पता है। क्या करना चाहती थी, चाहती थी कि इतना सेंटर स्ट्रांग हो जाए कि स्टेट्स को दबा दिया जाए। स्टेट्स को दबाओगे तो क्या हो गया, उनके मन में थोड़ा सा बुरा फील होगा उन्हें, और लगेगा कि यार हमें दबाया जा रहा है, ठीक है हम पार्टी बनाते हैं। ठीक है, ये भी कारण। नेक्स्ट, absence of a strong opposition, कई बार ये भी that also leads to the rise of regional parties. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रल लेवल एंड रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है, हमारे कंट्री में कास्ट पॉलिटिक्स खूब होता है, रिलीजन पॉलिटिक्स खूब होता है। जैसे कि अभी रिलीजन के बेसिस पे कई सारी पार्टियां मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी, ऐसे करके कई सारी पार्टियां मिल जाएंगी। हिंदू की भी कई पार्टियां हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल तुम ही बता दो मुझे। ठीक है, अब बात मैं ही बताऊंगा तो काम थोड़ी चलेगा, कुछ एग्जाम्पल्स आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, एलिनेशन एंड डिसकंटेनमेंट अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स अलग मानते हैं अपने आप को। ट्राइबल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जंगलों में, फॉरेस्ट वाले, फॉरेस्टेड लैंड वगैरह में रहते हैं। ये फॉरेस्ट की पूजा करते हैं और इनका जो कल्चर होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है आम कल्चर से। इसके वजह से क्या होता है कि ये इनके मन में ये आ जाता है कि भाई हम कैसे मिंगल अप हों, और उनके वो खुद को एलिनिएटेड फील करते हैं। ठीक है,
सरकार कई बार इनको लेकर ज़्यादा तरक्की करने का प्लान भी नहीं सोचती है, सोचती है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, हमसे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन यार इनके लिए एक अप्रोच होना तो चाहिए। इनके अंदर डिस्कॉन्टेंट आ जाता है और एलिनिएशन फील करते हैं तो पार्टियां बनाते हैं। जैसे नागा लैंड में कई सारी पार्टियां मिल जाएंगी आपको, ठीक है, ट्राइबल बेसिस वाली, बोडो की भी एक पार्टी है, ऐसे करके कई सारी पार्टियां मिल जाएंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी पार्टियां मिल जाएंगी अगर आप ढूंढना चाहो तो, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। क्या कारण है, सॉरी, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, क्या वो रोल प्ले करती हैं रीजनल पार्टियां। सो बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड बेटर गवर्नेंस एंड ए स्टेबल गवर्नमेंट एट रीजनल लेवल, डेफिनेटली, ठीक है। लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स करते हैं तो बेटर गवर्नेंस दे सकते हैं, बिकॉज इनको पता होता है कि रीजनल प्रॉब्लम्स क्या होती है, रीजनल इश्यूज क्या होते हैं, इसके वजह से ये स्टेबल गवर्नमेंट देते हैं। दे posed a challenge, they have posed a challenge on the one dominant party जो कि कांग्रेस की रही थी। ये भी एग्जाम्पल के तौर पे बताया था मैंने कि 1967 तक क्या हुआ था, कांग्रेस का बिल्कुल एक छत्र राज रहा था, लेकिन उसके बाद रीजनल पार्टियों का जन्म होने लगा था। तो ठीक है, तो इसने सिंगल पार्टी, वन पार्टी डोमिनेंट जो सिस्टम था उसको बदल के रख दिया है। इट हैज मेड ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, दो बार हो गया यहाँ पे। ग्रेटर ऑटोनॉमी और एंड ये बात समझो, इसका मतलब ये है कि इनका जो इम्पैक्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन पे अब बदला है। पहले क्या होता था कि सेंटर स्टेट को लेकर रिस्पॉन्सिव नहीं थी, आज की डेट में इनके ऊपर प्रेशर आ गया, बिकॉज रीजनल पार्टियां अगर चाहें तो सरकार गिराती भी है कई बार, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा तो क्या होता है कि सेंटर क्या चाहती है इसकी कि सरकार टूटे ना, तो इसलिए क्या होता है कि उनको सुनना पड़ता है, रीजनल पार्टियों की बातों को सुनना पड़ता है। अब कोई रीजनल पार्टी कहे कि भाई साहब हमारे स्टेट में ना ये प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा सुधारो, नहीं तो सरकार गिराऊंगा, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो दे हैव, और सुनना पड़ता है सेंटर को, तो सेंटर स्टेट रिलेशन बदला है, सेंटर मोर रिस्पॉन्सिव हुआ है स्टेट्स को लेके। आगे बढ़ते हैं, they have made politics more competitive, popular participation has also been increased at the grassroots level। कैसे, देखो पहले क्या था, कांग्रेस थी सेंटर में, स्टेट्स में भी कांग्रेस थी, तो क्या होता था, कंपटीशन था ही नहीं, एक ही पार्टी था। अब क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन शुरू हो गया, एक पार्टी कहेगी मैं ये कर दूंगा, दूसरी पार्टी कहेगी यार इससे अच्छा कुछ करो, कहेगा अच्छा आप इतना पैसा दे रहे हो लोगों को, मैं इतना पैसा दूंगा, अच्छा आप इतनी नौकरियां दोगे, मैं इतनी नौकरियां दूंगा, ठीक है। तो कंपटीशन पॉलिटिकल लेवल में बढ़ता है तो जनता को फायदा होता है, अच्छी बात है ये। दूसरी बात की पॉपुलर पार्टिसिपेशन हुआ, जनता क्या है, खुद की पार्टी जब देखती है ना, लोकल पार्टी, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, ग्रास रूट से लोग उठ के आते हैं और वोटिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। देन इट हैज ऑल्सो वाइडेंड द चॉइस फॉर वोटर्स। पहले क्या था, एक ही पार्टी हुआ करती थी, तो वोटर के पास क्या है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ठप्पा मारो कांग्रेस पे जाकर। अब क्या, हजार ऑप्शन है, इनको देखते हैं कि अरे यार हमारा नेता खड़ा है, अच्छा इस पार्टी से खड़ा है, क्या करेगा ये, क्या इसने वादे किए, क्या इसका वो है, ठीक है, इसी को देते हैं। पहले क्या था, बस कांग्रेस पे ठप्पा मारा जाएगा, ठीक है। तो अब वो बात नहीं रही है, वोटर्स के पास चॉइस है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव होता है इससे। नेक्स्ट, इंक्रीज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तब लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ा है, जानकारी बढ़ी है, वो चाहते हैं पॉलिटिकली मतलब थोड़ा सा जानकारी लें और कौन किसको चुनना चाहिए, क्या इन सब में इंटरेस्ट उनका बढ़ा है। दैट हैज ब्रिंग इनटू द फोकस ऑफ द लोकल एंड रीजनल इशूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इट हैज मेड ए चेक ऑन अगेंस्ट द डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था भाई, सेंटर स्ट्रांग होगा तो क्या करेगा, स्टेट्स को दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब मान लो सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, तो स्टेट वालों को क्या ऊपर से कमांड आएगा सेंटर से, क्योंकि कांग्रेस हर जगह बैठी है, तो सेंटर क्या करेगा, कमांड देगा, डिक्टेटरशिप पे चलता था। अरे यार चुप रहो ना, ऐसे बोल देगा स्टेट हरियाणा, एक काम करो तुम भी कांग्रेस ही तो हो यार, इतना डिमांड मत दिया करो, बहुत दिक्कत होती है, ऐसी बात है, ठीक है। सिंपल समझो तो ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अब मान लो कि सेंटर में बैठा है बीजेपी, और कहीं पे क्या है, किसी उसमें स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है, कोई और ही सरकार है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का गठ और कांग्रेस का गठबंधन है, एनसीपी भी साथ में है,
ठीक है, इस गठबंधन ने सरकार बना दिया। अब क्या है कि बीजेपी की बात सुनेंगे, इन लोग नहीं सुनते हैं। तो जो डिक्टेटरशिप चलता था पहले कि यार ये करो वो करो, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, बस इसको बिल्कुल इसके एसेंस में मत घुस जाना और ये मत कहना कि महाराष्ट्र की सरकार ने तो ये किया वो किया, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, एनीवे मतलब मैं बस एग्जाम्पल दिया हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से मत जोड़ना। नेक्स्ट, इट हैज मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऑलरेडी ब्रीफ्ड। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में डेमोक्रेसी आ जाए, ओनली सिंगल पार्टी ना रहे, यहाँ पे भी बहुत सारी पार्टियों को राइट मिले, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, it has succeeded in exposing the partisan role of the governors in the matter of appointment and dismissal of chief ministers, in issuing of ordinance, reservation of bills and consideration of the president। तो होता क्या है कि सेंटर स्टेट रिलेशन से भी ये भी रिलेटेड है। अब होता क्या है कि मान लो एग्जाम्पल वही, फिर अगेन कांग्रेस सेंटर में है और किसी स्टेट में एक सरकार कांग्रेस की ही है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि सेंटर का ही एक एजेंट की तरह गवर्नर काम करता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो सेंटर का ही एजेंट हुआ ना, बायस्ड काम करते हैं ये कई बार। तो अगर यहाँ पे सरकार भी कांग्रेस की होगी तो ये इनका बायसशिप और बढ़ जाएगा, अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट डिसमिसल कर सकते चीफ मिनिस्टर की। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कांग्रेस की जगह कोई और सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ठीक है, या फिर रीजनल कोई पार्टी ले लो यार, जदयू की सरकार है, ठीक है, जदयू की सरकार है। अब क्या है, ये साहब सेंटर से आदेश आएगा, गवर्नर साहब एक काम कीजिए, इस चीफ मिनिस्टर का डिसमिसल कीजिए। तो क्या है कि अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा तो सरकार को इतनी आसानी से गवर्नर थोड़ी हटा सकते हैं। गवर्नर कैसे हटाते हैं? मान लीजिए कि इसने एक मोशन पास कर दिया यहाँ के लेजिस्लेचर ने, चीफ मिनिस्टर को हटाना है, ठीक है, मोशन पास करेगा, गवर्नर के पास ये जाएगा, ठीक है, गवर्नर इसको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग इतने मिले जुले हैं कि ये पास ही ना करें। तो मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने गवर्नर के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस लगा दिया। ठीक है, बात सिंपल में समझो। नेक्स्ट, इट हैज आफ्टर द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स द रीजनल पार्टीज हैव अज्यूम्ड एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बता दें। कोलिशन पॉलिटिक्स हमारे पॉलिटिक्स में, हमारी कंट्री में एक्चुअली माना जाता है कि 1989 के बाद आरंभ हुआ, जब मेजोरिटी से सरकार नहीं बनती थी। क्या होता था कि हंग असेंबली तो नहीं, हंग पार्लियामेंट हो जाता था। मतलब किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, कांग्रेस को भी इतना सीट नहीं आया कि वो सरकार बना सके, बीजेपी को इतना सीट नहीं आया कि वो सरकार बना सके, तो हंग असेंबली बन गई। अब क्या वहाँ पे रीजनल पार्टियों को भी कुछ सीटें मिली हुई हैं, तो कांग्रेस वाले कुछ अपना कोलिशन बनाएंगे, भाई आप मेरे साथ आ जाओ, सरकार बना लेते हैं। बीजेपी वाले भी यही कहेंगे, अरे भाई जदयू मेरे साथ आ जाओ, सरकार बना लेते हैं। अरे भाई तृणमूल कांग्रेस मेरे साथ आ जाओ, सरकार बना लेते हैं। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जिसकी कोलिशन में जिसकी मेजोरिटी बनेगी वही सरकार बनाएगा। अब इस केस में रीजनल पार्टियों का रोल नेशनल पॉलिटिक्स में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझ में आई बात? बहुत आसानी से समझाता हूँ। नेक्स्ट, डिसफंक्शंस ऑफ रीजनल पार्टी। कुछ निगेटिव पॉइंट्स देख लीजिए रीजनल पार्टियों के। अब तक मैंने काफ़ी तारीफ कर लिया है, अब इनकी थोड़ी लताड़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखते हैं। तो भैया इनके वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, रीजनल पार्टियों ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रीजनल इंटरेस्ट को ही दिखाया और नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल भूल ही गए। अब यार नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखोगे, खाली अपने बारे में सोचोगे, बिहार करोगे, तो क्या नेशन की डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, रीजनलिज्म इनकी वजह से आया, कास्टिज्म आया, लिंग्विज्म आया, कम्युनलिज्म आया, ट्राइबलिज्म आया, एंड इन सब चीज़ों की वजह से नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब कि समाज को हम जितना एकजुटता से बांधना चाहते हैं, एकजुटता नहीं दिख पा रही है। हर बंदा चाहता है, अरे यार हम तो इस कास्ट के हैं, इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और इसी में इंटरेस्टेड हैं हम लोग, बाकी उससे हमें क्या करना है, उनका क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें क्या करना है। ठीक है, तो रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म लैंग्वेज से रिलेटेड है, कम्युनलिज्म, ट्राइबलिज्म, ये सब क्या है कि हर्डल्स मानी जाती है नेशनल इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट देखते हैं,
Unresolution of interstate water disputes, this is also one of the dysfunction या फिर नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो। दो स्टेट आपस में पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग होती हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टियों का ही सरकार होता है, सिंपल सी बात है। तो एक दूसरे में जो वाटर डिस्प्यूट रहता है वो उसको और तुल देती हैं, ठीक है, विरोध करती हैं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट नहीं सॉल्व कर पाती हैं, इंटरस्टेट अदर इश्यूज को भी सॉल्व नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है they have been indulged in corruption, nepotism, favoritism and other form of misutilization of power। जैसे कि नेपोटिज्म के एक अच्छा एग्जांपल बोल दूं या छोड़ देता हूँ, नहीं तो उस वर्ग के लोग अच्छा नहीं लगे। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर कास्ट की सरकार है, तो नेपोटिज्म कैसे होता है, उन्हीं के बच्चे आईएएस भी बन जाते हैं। तो नेपोटिज्म एक्चुअली ऐसी चीज है जिसमें मतलब खुद के डिजायर्ड बंदे पोस्ट मैन करने लगते हैं, पोस्ट पे सिलेक्शन उनका होने लगता है, फेवरेटिज्म वगैरह इन सब में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर फोकस मोर ऑन द पॉपुलिस्ट स्कीम्स। मतलब कि क्या है कि ये चाहते हैं कि अपना वोटर बेस बढ़ाएं, वोटर बेस बढ़ाने के चक्कर में पॉपुलिस्ट स्कीम्स लेके आते हैं। जैसे कि कई स्टेट्स का आपने सुना होगा कि ये कर्ज माफ कर देंगे जब इलेक्शन आता है, किसानों को इतना पैसा दे देंगे, ये सब करके। इससे क्या होता है, साउंड जो फिजिकल इनका इकोनॉमी है स्टेट का साउंड नहीं रहता है, उस पर बहुत जबरदस्त असर पड़ता है और स्टेट फर्दर पीछे चला जाता है। तो ये भी एक दिक्कत है। नेक्स्ट, दे ब्रिंग इन रीजनल फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग बाय कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। मजा आया, समझ में आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो अभी इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए